नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हम पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रेंच के बारे में बातचीत किए थे। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडन, इस सब पर बातचीत किए थे, जिसमें आप अंग्रेज को देखे थे कि बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी से हुआ था बांडीवास का युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध देखे थे, जिसमें बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है। उसी के तहत ये अंतिम निर्णय लिया जाता है कि अंग्रेज का वर्चस्व रहा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे यहाँ पे प्लासी का युद्ध का अगर हम बात करेंगे, बंगाल वाला क्षेत्र में आप देखे थे कि नए मुगलों के पतन होने के बाद नए नए क्षेत्र उभर रहे थे सामने, छोटे छोटे राज्य के रूप में, जिसमें आप बंगाल, सिख, अवध और मैसूर देख रहे थे। ठीक है, जिसमें आप बंगाल वाला क्षेत्र में देखिएगा तो प्लासी का युद्ध, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज का जो है पैर जमाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ये युद्ध होता कब है सो देखिए, 1757 में। और किस तरीके से यहाँ पे पैर जमा पाते हैं अंग्रेज, सो देखिए। बंगाल के प्रमुख नवाब का बात करेंगे तो बंगाल के जो है प्रमुख नवाब, उसमें से मुर्शिद कुली खां को देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए मुगल शासक थे फर्रुख सियर। कौन थे? फर्रुख सियर। ये मैग्ना कार्टा दिए थे, याद है आपको? अधिकार पत्र दिए थे 1717 में अंग्रेज को, है ना, अधिकार पत्र, जिसको शाही फरमान कहा गया था। शाही फरमान, जिसे अंग्रेज के भाषा में मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, और उसी समय फर्रुख सियार जो है वो एक सूबेदार के रूप में, ठीक है, ऐसे औरंगजेब जो है मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाते हैं। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का। और ये जो है आगे चल के सूबेदार बनेंगे। कौन बनाएंगे? फर्रुख सियर। ठीक है, और ये सूबेदार का काम क्या रहेगा? तो बंगाल के क्षेत्र से और कंपनी से टैक्स वसूल कर, और क्या है, भारतीय वहां पर व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज को तो आप देखें कि शाही फरमान मिल गया। 3000 प्रति वर्ष में क्या हो गया वहां पर? टैक्स फ्री व्यापार। ठीक है, 3000 रुपया में आप टैक्स नहीं देना है, आराम से व्यापार कीजिए। कहाँ? बंगाल वाला क्षेत्र में। अब वहाँ जो भारतीय हैं उनसे टैक्स वसूली का काम कौन करेगा? तो ये मुर्शिद कुली खां करेंगे, जो वहाँ के क्या है, सूबेदार हैं। ठीक है, तो इनका काम था टैक्स वसूल कर, और किन को? मुगल बादशाह जो भी हैं उनको देना है। तो उस समय फर्रुख सियार इनको सूबेदार के पद देते हैं, और इन्हीं का बेटा फिर आएगा शुजा उद दौला। ये शुजा उद दौला जो है ये नियुक्त करेंगे बिहार में उप सूबेदार के पद पर किन को? अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां बहुत चालबाज आदमी है। 1733 ईस्वी में किनको? अली वर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार घोषित करेंगे। जो आगे चल के आप देखिएगा कि इन्हीं का बेटा जो सरफराज खां है, जो इतना योग्य नहीं है, इनसे युद्ध होगा, गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। 33-40 याद रखना है। ठीक है, और ये किन से हो रहा है? तो अली वर्दी खां गिरिया के युद्ध में इनको हराएंगे, सरफराज खां को। ये हार गए। अब अगला पद पे कौन आएगा? तो ये अली वर्दी खां, जो कि बिहार के उप सूबेदार थे, वो आए यहाँ, अली वर्दी खां। ठीक है, अब बताइए इनसे कौन नाराज रहेगा? मुगल नाराज रहेंगे कि नहीं? जो मुगल बादशाह हैं वो इनसे नाराज हो जाएंगे, कारण कि हमारा नियुक्त किया हुआ सूबेदार को मारा और फिर खुद वहां पे आ गया। तो ये क्या किए? एक ही बार में पूरा टैक्स, ठीक है, 16 वर्षों तक कोई टैक्स ही नहीं दिए। एक ही बार में क्या किए? 2 करोड़ रुपया दे दिए। किनको? उस समय मुगल में बैठे हुए थे राजा रंगीला बादशाह जो थे वो। ठीक है, अब रंगीला बादशाह रंगीन आदमी थे, इनको कोई उतना मतलब था नहीं। 16 वर्ष तक ये क्या करता है? लगातार बिना टैक्स के वहां पे राज करेगा। ठीक है, अली वर्दी खां। ठीक है, और अली वर्दी खां के बाद ये अपना पद जो है
अपने नाती, क्योंकि इनके पास बेटा है नहीं, तो सिराजुद्दौला को देते हैं। सिराजुद्दौला नाती हैं, तो और भी तो बेटी, 3 बेटी थी, और उसी में से एक बेटी थी घसीटी बेगम, जो आपको सुन के हंसी आ रहा है। घसीटी बेगम थी, ये बहुत ज्यादा परेशान करती है किसको, सिराजुद्दौला का। और भी इनका बहुत सारा दुश्मन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आप आगे देखिए इन्हीं का सेनापति भी रहेगा जो इनका दुश्मन रहेगा, और भी मानिक चंद्र वगैरह, घसीटी बेगम, और भी बैंकर सब रहता है जिनका हम नाम बता देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये सिराजुद्दौला जो है, ये देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी रहते हैं, इनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे जो अंग्रेज है वो किलाबंदी कर रहा है, यहाँ टैक्स फ्री व्यापार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों किला बनाने लगते हैं, ठीक है। तो इनको ये क्या करते हैं, मना करते हैं कि आप किला नहीं बनाइए। तो फ्रांसीसी मान जाता है लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। तो ये जाते हैं कहाँ, कलकत्ता वाला क्षेत्र में, और यहाँ देखते हैं कि गवर्नर कौन कौन है, अंग्रेजी गवर्नर ड्रेक हैं, ठीक है। और ड्रेक कोलकाता भाग जाते हैं, ये नहीं बचते हैं, हॉलवेल बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 20 जून को ठीक है, 20 जून को ये क्या करते हैं, तो ये 20 जून को जाते हैं, और एक कमरा रहता है 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा। इसमें 146 आदमी को बंद कर देते हैं जो अंग्रेज रहते हैं, ठीक है। उसमें से अगला दिन 21 जून को मात्र 23 आदमी ही जीवित बचता है, ठीक है। और उसी में से एक था हॉलवेल, जो अपना बुक अलाइव द वंडर में लिखते हैं कि इस तरीके का घटना हुआ जिसको ब्लैक होल का नाम दिया गया, और इसी को काल कोठरी की घटना कहा जाता है, क्योंकि ये अंधेरा कमरा था जिसमें 146 आदमी को बंद कर दिया। एकदम छोटा सा कमरा था, गर्मी की वजह से बहुत आदमी मर गया और 23 आदमी मात्र बचा। लेकिन बहुत इतिहासकार हैं जो इसको बोलते हैं कि इस तरीके का घटना हो ही नहीं सकता है, फालतू है, ठीक है, सब बनावटी बात है जो इनके पेट से निकला है। बंद कैसे किया, बंद कैसे करेगा, अब उतना सोच, बस यही घटना, तो इसीलिए तो कह रहा है कि पेट से उपजा हुआ बात है, ठीक है। आप जो पूछ रहे कैसे किया होगा, ठीक है, समझिए, यहाँ बंद कर दिया था। क्या बोले, हॉलवेल बताया इसलिए क्योंकि हॉलवेल उसी में से एक था, ठीक है, वो जो 23 को बचा उसमें से एक था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे चल के फिर जो कलकत्ता वाला क्षेत्र था उसको सिराजुद्दौला अली नगर का नाम देता है। क्या नाम देता है, अली नगर का नाम देता है। और फिर ये घटना के बाद अली नगर की संधि होता है अंग्रेज के साथ, ठीक है। और अंग्रेज का 2 सेनापति रहता है, एडमिरल वाटसन और एक रहता है कर्नल क्लाइव। क्लाइव को भूलना नहीं है, क्लाइव आगे गवर्नर बनेगा, ठीक है। देखिए ये रहता है पैदल सेना का प्रमुख क्लाइव, ठीक है। और ये जो है अलीनगर का संधि मतलब कलकत्ता, ठीक है। अलीनगर का संधि होता है, उसमें क्या होता है 9 फरवरी 1957, याद रखना है, 1 साल बाद का बात है, 57, ठीक है, संधि हो रहा है। तो इसमें क्या है, वो जो दस्तक संबंधित अधिकार था ना, जो अधिकार पत्र दिया था फर्रुखसियार, ठीक है, 3000 रुपया में बंगाल में हम क्या कर सकते हैं, टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, उस पर बातचीत किया। उसके बाद बोला कि जितना जो ये युद्ध के दौरान जितना क्षतिपूर्ति हुआ उसका तुम क्या करो, 13 लाख रुपया दिया, भरपाई किया। उसके बाद किलाबंदी किया, ये इस घटना के बाद किलाबंदी भी होगा, जिसमें आप देखिएगा कि बंगाल वाला क्षेत्र में आप देखे हैं, हम बताए थे कि 2 किला है उनका, एक फोर्ट विलियम और एक सेंट जॉर्ज, बताए थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास वाला क्षेत्र में। तो ये फोर्ट विलियम आगे चल के बनेगा, किलाबंदी करेगा, ठीक है। उसके बाद पूरा जो है बंगाल वाला क्षेत्र में की सिक्का चलाएगा, ठीक है। तो ये सब था किस पे, अलीनगर की संधि में हुआ था। संधि मतलब क्या, युद्ध के बाद जो शांतिपूर्वक बैठ के और कहता है कि अब आप हारे हैं, तब हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और मानना पड़ता है, जो हार जाता है ना, जो हार जाता है उसको मानना पड़ता है, जो विपक्षी जो जीता है उसका बात।
ठीक है, इसलिए अंग्रेज अपना बात रखते थे और इसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा बात रखा है। ठीक है, और अब हम आगे बताते हैं। ठीक है, कि क्या हुआ आगे आप देखिएगा। तो 23 जून 1957 में प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बताते हैं ये प्लासी का युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि मीर कासिम, कौन, मीर जाफर जो कि है सिराजुद्दौला का, यहाँ सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला का क्या है, सेनापति। ठीक है, और एक है मानिक चंद्र, और इस तरीके से और भी आदमी है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कौन कौन है। ठीक है, एक है मानिक चंद्र, ठीक है, एक है राय दुर्लभ। ठीक है, राय दुर्लभ है। ठीक है, राय दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ, ये दीवान रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मानिक चंद, ये कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी रहता है, अधिकारी रहता है। ठीक है, कलकत्ता का अधिकारी। ठीक है, हाँ 1956। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अमीन चंद्र, ठीक है, जगत सेठ। ठीक है, इस सब इनका क्या है, दुश्मन है, और ये अंग्रेज से मिलेगा। और यहाँ पे अंग्रेज का गवर्नर है क्लाइव। ठीक है, सुनते चलिए। यहाँ देखिए, मीर जाफर, मानिक चंद्र और ये घसीटी बेगम वगैरह। ठीक है, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र और जगत सेठ, ये सब जो है क्या है, इनका दुश्मन है। ठीक है, और ये सब मिलकर और अंग्रेज की तरफ से क्लाइव मिलकर और एक आरोप लगाएगा इन पे। ठीक है, क्या आरोप लगाएगा, तो आरोप लगाएगा कि आप क्या किए हैं, अलीनगर के संधि जो हुआ है, अलीनगर जो कलकत्ता का नाम था, अलीनगर का संधि। ठीक है, 70 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1756, सॉरी 19 लिख दिए थे। ठीक है, देखिए अलीनगर का संधि जो है ना, इसको लेकर क्या होता है, बोलता है कि अलीनगर के संधि में आप क्या किए हैं, इसको मानने से भंग किए हैं। ठीक है, आप माने नहीं। ठीक है, इसको आप भंग किए हैं और इस आधार पर आपसे हम युद्ध करेंगे। और 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और ये प्लासी का युद्ध गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी के किनारे एक प्लासी नाम क्या है, मैदान है। ठीक है, मैदान कहेंगे चाहे जगह कहेंगे। ठीक है, उसी के किनारे में है। और वहीं पे यहाँ पर आप देखिएगा कि सिराजुद्दौला का और प्लस इधर रहता है अंग्रेज के तरफ से कौन, क्लाइव। ठीक है, और इधर इनका सेनापति रहता है कौन, तो सेनापति रहता है मीर जाफर, और इनका 50,000 का सेना रहता है। ठीक है, इनका 31,000 के आसपास का सेना रहता है। लेकिन आप देखिएगा कि मीर जाफर के वजह से ये इतनी बड़ी युद्ध जो हो रहा था वो हार गए कौन, सिराजुद्दौला। ज्यादा सेना होने के बावजूद ये हार जाते हैं, क्योंकि मीर जाफर धोखेबाज निकलता है, गद्दार निकलता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मीर जाफर और यहाँ पे इन दोनों को भूलना नहीं है। ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और ये रहते हैं किनके तरफ से, ये ईमानदार सेनापति रहते हैं मीर मदान और मोहनलाल। ये साथ देते हैं किसका, सिराजुद्दौला का। लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे और सिराजुद्दौला भागने का कोशिश करते हैं किला के तरफ। तो ये जो मीर जाफर है, इसी का बेटा
मीरन, कौन? मीरन, ये मार देता है किनको? सिराजू दौला को, कि बचेगा तो आगे दिक्कत देगा, इसलिए सिराजू दौला को मार देता है। और आप इस तरीके से देख पाते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज अपना पैर जमा पाते हैं। फिर आगे जो है आप देखिएगा, सिराजू दौला के बाद अब कौन बनेगा शासक? कौन बनेगा? मीर जाफर, जो धोखा दिया है, ठीक है, क्योंकि उसको लालच दिया जाता है किस चीज का? कि तुमको हम गद्दी पर बैठाएंगे अगर तुम किसको धोखा दो, सिराजुद्दौला को। इसलिए मीर जाफर क्या करता है? सिराजुद्दौला को धोखा देता है। था ही धोखेबाज आदमी, ठीक है। अब इतनी बड़ी सेना, 50,000 का सेना था, वो हार जाता है, घुटना टेकना पड़ता है अंग्रेज के सामने। अब देखो, अब अगला शासक बनेगा कौन? मीर जाफर। अब ये मीर जाफर क्या करेगा? पूरा खजाना लुटा देगा अंग्रेज पर, जिसको मन करेगा वो लूटेगा, ठीक है। लगभग 3 करोड़ के आसपास लूटेगा, जिसमें से 20 लाख रुपया तो खाली लूटने वाला आदमी है क्लाइव, ठीक है। क्लाइव लूटेगा और पूरा खजाना समझो कि लगभग खाली हो रहा है। और फिर भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा, इतना मतलब बंगाल का क्षेत्र धनी क्षेत्र था, ठीक है, तो इतना पैसा था, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि इसको समझ में आने लगता है फिर, लेकिन इसको थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का है, ठीक है। आगे इसी का जो है दामाद मीर कासिम, जाफर नहीं कासिम है, ठीक है। जाफर तो जहर जैसा था, जाफर इनका सेनापति था। मीर जाफर, जाफर जहर से, ये क्या था? जहर जैसा। इसी की वजह से प्लासी का युद्ध हारे, है ना, क्योंकि ये धोखा दिया किनको? सिराजू दौला को। लेकिन अगला जो मीर कासिम आ रहा है, ये समझदार व्यक्ति है, ठीक है। इनको सब समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है, इनको सब समझ में आ रहा है क्या करना है। सो मीर कासिम को, ठीक है, ये क्या करेगा जानती हो? ये करेगा, ठीक है दखल बनता, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अंग्रेज को बोलेगा कि तुम क्या करो, 9% टैक्स दो, ठीक है। तो अंग्रेज बोलता है कि हमको तो जो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियार, वो हमको फरमान देकर गए हैं, शाही फरमान दे के गए हैं कि हम बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तुम कौन होता है ये बात बोलने वाला कि 9%? तो ये क्या करते हैं जानते हो? अपना घाटा लगा के, जो भारतीय व्यापारी थे ना, भारतीय व्यापारी, उसको क्या करते हैं? टैक्स फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि अब हम जो भारतीय वहाँ का व्यापारी है ना, हम उससे भी टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये टैक्स फ्री होने के कारण अच्छा से व्यापार वहाँ पे कर पा रहा था, इसका व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन जो भारतीय था वो तो टैक्स दे रहा था, तो ये क्या करते हैं, इसका भी टैक्स फ्री कर देते हैं, ठीक है। और एक काम करेंगे, ये टैक्स फ्री करने के साथ साथ कि सेना को ट्रेनिंग देंगे। क्या करेंगे? यूरोपीय पद्धति से ट्रेनिंग देंगे अपनी सेना को, ताकि आगे चल के क्या कर सके, युद्ध लड़ सके, किससे? अंग्रेज से। और ट्रेनिंग देने के लिए बुलाए थे गुरगिन को। किसको बुलाए थे ट्रेनिंग के लिए? गुरगिन को, ठीक है, गुरगिन को बुलाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं गुरगिन को। चलो, टैक्स फ्री, भारतीयों का टैक्स फ्री व्यापार हो रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब इनका प्लानिंग सुनो, ठीक है, इनको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद ये राजधानी को क्या करेंगे? राजधानी को ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चले जाएंगे। और मुंगेर कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, मुंगेर बिहार में है, ठीक है। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। और याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां पहले राजधानी था ढाका, ठीक है।
तो ढाका से कौन ले जाता है? मुर्शिद कुली खां ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाएंगे, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ जाएगा? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर कौन ले जाएगा? तो मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम लेके जाएंगे मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो मीर जाफर जो है ये तो पूरा लुटवा दिया, क्योंकि राजधानी कहाँ है? मुर्शिदाबाद। जिसको मन रहा है वही लूट रहा है। ठीक है, तो राजधानी जानबूझ के चेंज कर रहे हैं। और एक होता है पटना कांड। ठीक है, कब होता है? तो 1763 में। ठीक है, पटना कांड क्या है? तो यहाँ पर एक पटना में ये क्या कर लेते हैं, अपना जो मीर जाफर थे, मीर कासिम थे, ये क्या करते हैं, एजेंट एलिस आता है। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से एजेंट एलिस। ठीक है, पटना पर ये अपना क्या अधिकार जमाए हुए थे, पटना पर अपना शासन कर रहे थे। कौन? मीर कासिम। तो इनको भेजता है एजेंट एलिस को कि तुम वहां पर क्या करो, अधिकार करो। तो ये जो है मीर कासिम, ये इनका हत्या करता है, हत्या मारपीट के ठीक कर देता है। किसको? एलिस को। ठीक है, इसी को कहा जाता है पटना कांड के नाम से। अब इसका बदला लेने के लिए मीर कासिम बेचारा को क्या करता है, यहाँ से हटा देता है गद्दी पर से, और फिर वापस से किसको लेके चला आता है? कहता है वो बुरबक ही ठीक था, जो बंदर बेलवा था वही ठीक था, कि आराम से हम लूट पा रहे थे उसके समय में। तो फिर वापस से देखो कैसा आदमी है, वापस से गद्दी पर बैठ जाता है। हम लोग ना बैठती तुम लोग, एक बार तुमको हटा देते हम किसी वजह से, दोबारा बैठती, हम ना बैठते। इसको अंग्रेज का कुत्ता कहा जाता है। अंग्रेज का कुत्ता कहा जाता है इसको। ठीक है, तो फिर वापस से क्या होता है, मीर जाफर क्या करता है, फिर वापस से आ जाता है, और ये चला जाता है कहाँ? मीर कासिम जो है ये चले जाते हैं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। ये कहाँ चले जाते हैं? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ये बेचारा को अवध। ठीक है, और मुगल के पास जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय हैं। ठीक है, इनके पास, और ये खुद जो बंगाल से हैं, ये हैं खुद। ठीक है, तो ये ये तीनों त्रिगुट सेना कहलाता है, त्रिगुट सेना। ये तीनों मिलके अब लड़ना चाहेंगे और बहुत बड़ा सेना इकट्ठा करेंगे। और 1764 में बक्सर का युद्ध, हम थोड़ा सा डेट देख लें। बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर को है। ठीक है, और यहाँ पे है शाह आलम द्वितीय। देखो द्वितीय की वजह से कंफ्यूज। बहादुर शाह द्वितीय 1857 में है। यहाँ शाह है। ठीक है, शाह किस में है? बक्सर वाला में शाह। ठीक है, और ये है 22 अक्टूबर का बात। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध। अब इसमें क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में, और इधर से कौन है, अंग्रेज की तरफ से कौन है जानते हैं? हेक्टर मुनरो है, जो कि सेनापति है। हेक्टर मुनरो ये क्या है? सेनापति हैं। ठीक है, जबकि जो प्लासी का युद्ध हुआ है उसमें कौन था? अंग्रेज की तरफ से क्लाइव। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से कौन था? क्लाइव। जो बक्सर का युद्ध हुआ था इनके समय में मीर जाफर को खरीदा कौन? क्लाइव। और क्लाइव कौन था? गवर्नर था। ठीक है, अगला गवर्नर जो है इनके समय में गवर्नर हॉलवेल है। हॉलवेल, ठीक है, गवर्नर है। लेकिन सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो, जो कि 1764 के बक्सर के युद्ध में है। ठीक है, और ये भयंकर हार होगा 1764 के युद्ध। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब जो 1764 में जो युद्ध में हार हुआ है,
हेक्टर मोनो और तिरगुट सेना सब हारा है। अब देखो, अब भयंकर संधि होगा 1765 का, अगला साल 1764-1765 में इलाहाबाद का संधि, इलाहाबाद का संधि एक होगा 12 तारीख को और एक होगा 16 तारीख को। बस इस तारीख में हमको महीना अगस्त में ना तुम लोग आजाद हुई हो। ठीक है, अब देखो इलाहाबाद के संधि होगा, ठीक है, 2 संधि होगा। पहला इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त को 1956 में, ठीक है, एगो 16 अगस्त 1956 में दूसर का इलाहाबाद के संधि। और दोनों में होगा क्या तो समझो, पहला का जो संधि होगा उसमें बंगाल, बिहार, BIHAR बिहार और उड़ीसा तीनों के दीवानी मतलब समझी, टैक्स वसूलने का अधिकार किसके चला गया अंदर, अंग्रेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो करा और इलाहाबाद, करा, ठीक है, और इलाहाबाद ये दोनों मुगल के हाथ में चला जाएगा, मुगल के हाथ में। किसके हाथ में? मुगल के हाथ में। कौन है मुगल? शाह आलम द्वितीय। अब देखो, इससे छीन के, अवध से छीन के और किसको दिया जा रहा है, मतलब आपस में उसको उलझा दिया। ठीक है, इसका क्षेत्र छीन के इसको दे रहा है। इलाहाबाद के प्रथम संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान किसके अंडर से चला गया? अंग्रेज के। और इसका जो करा और इलाहाबाद ये वाला क्षेत्र किसको मिल रहा है? मुगल को, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, और इनको पेंशनधारी बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा इलाहाबाद का संधि हो रहा है वो अंग्रेज और अवध के बीच होगा, अंग्रेज और अवध के बीच। अब इसमें इसको पहला बात ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारा जो करा और इलाहाबाद का संधि, करा दूसर का जो हो रहा है उसमें बोल रहा है कि करा और इलाहाबाद जो है ना वो हम मुगल को दे दिए, शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ठीक है, और दूसरा में क्या बोल रहा है कि हम टैक्स फ्री क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। कहाँ? अवध वाला क्षेत्र में। ठीक है, और तुम जो क्षतिपूर्ति हुआ है 50 लाख रुपया दो। ठीक है, दूसरका में क्या किया है? 50 लाख रुपया मांगा है क्षतिपूर्ति का, कि जो युद्ध के दौरान जो हमको क्षति हुआ है वो भी भरो। ठीक है, और इस तरीके से बेचारा सबको क्या करे, ये बेचारा सूझा उदौला बेगर मतलब के फंस गया। बोला कि तुम बेगर मतलब के क्यों आया लड़ने, इसके लिए तुम भरपाई करो, क्षतिपूर्ति और टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला में पहला इलाहाबाद के संधि में बिहार है, याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से पूरे के पूरे आप देखिएगा कि ये था प्लासी और बक्सर का युद्ध, जो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करवाते हैं पूरा। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को भूलना है? नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? मुर्शिदाबाद ले गए हैं राजधानी। अली वर्दी खां को भूलना है? नहीं भूलना। अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये 3 व्यक्ति को भूलना नहीं है। ठीक है, एक है मुर्शीद कुली खां, दूसरा है अली वर्दी खां, अली वर्दी खां, और तीसरा कौन है? मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला। ठीक है, अब देखिए ये मुर्शीद कुली खां है, ये क्या कर रहे थे? मुर्शीद कुली खां राजधानी जो है ढाका से कहाँ लेकर जाएंगे? ढाका से ये ले जाएंगे मुर्शिदाबाद। याद नहीं हुआ क्या आपको? क्या ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे तो वो बोलेगा जिसको समझ में ना आए, चाहे कुछ ऐसा परेशानी हो। क्या दिक्कत है? जो मन करेगा वही बोल देना है। क्यों कर रहा है आगे? चलो देखो, यहाँ पे मुर्शीद कुली खां का बात करेंगे तो राजधानी जो है ढाका से कहाँ लेकर जाते हैं? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद
बाद, और यही मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम लेकर जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि अली वर्दी खा रहते हैं और ये 2 लाख रुपया में क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपया एक ही बार में टैक्स दे देते हैं। और फिर आगे सिराजुद्दौला इन्हीं का नाती आएगा, जो इनका बहुत सारा दुश्मन भी रहेगा, जिसमें से इन्हीं का सेनापति कौन है, मीर जाफर। इनको भूलना नहीं है, मीर जाफर। ये जाकर अंग्रेज के साथ क्लाइव के साथ मिल जाएगा, क्लाइव के साथ, और ये होगा प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में भयंकर हार होगा किसका, सिराजुद्दौला का। कारण क्या कारण रहेगा, कारण ये रहेगा कि ये धोखा दिया है, और भी आदमी है इनके साथ, मानिक चंद वगैरह मिला हुआ है, किन से, अंग्रेज के साथ मिला हुआ है। अंग्रेज लालच दिया है कि आपको हम अगला नवाब बनाएंगे अगर आप मेरा साथ दे तो सिराजुद्दौला हार गए हैं और ये किला की तरफ भागते हैं। तो मीर जाफर का जो बेटा रहता है मीरन, ये जाकर इनका क्या करता है, हत्या कर देता है। और इस तरीके से अगला नवाब के रूप में आप देखते हैं मीर जाफर को। ठीक है, और ये मीर जाफर जो रहता है वो क्या करता है, तो ये बुद्धू टाइप का आदमी है, पूरा खजाना खाली करवा दिया। ठीक है, 3 करोड़ के आसपास लूटपाट होता है। क्लाइव भी अच्छा लूटता है, जिसको मन कर रहा वही लूट रहा है। तो अगला जो इनका दामाद है वो मीर कासिम है, जाफर नहीं कासिम है। ठीक है, और ये मीर कासिम समझदार है। ठीक है, ये मीर कासिम क्या कर रहे हैं, तो भारतीयों का व्यापार क्या करते हैं, भारतीय व्यापारी का टैक्स फ्री करते हैं। अंग्रेज से 9% के आसपास मांगते हैं। अंग्रेज कहता है कि हमको शाही फरमान मिला है, हम नहीं देने वाले हैं टैक्स। ठीक है, इस वजह से भारतीय व्यापार का जो है, भारतीयों जो टैक्स देता था उनका टैक्स वो फ्री कर देते हैं। उसी तरह से और आगे देखिएगा कि सेना को ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा ट्रेंड करते हैं, कौन, मीर कासिम। लेकिन उसके बाद पटना वाला क्षेत्र में आप देखते हैं कि 1733 ईस्वी में पटना वाला क्षेत्र में एलन को मारता है। एलन की एलिस रहता है। ठीक है, एलिस रहता है। ठीक है, देखिए कौन रहता है, पटना कांड वाला में एलिस रहता है। ठीक है, एलिस। ठीक है, एलिस को मारते हैं। और ये पटना कांड, इसी का जो है दुश्मनी निभाने के लिए 1764 का युद्ध होगा। ठीक है, और सबसे पहले देखिएगा कि मीर कासिम है, यहीं पे आ जाएगा। अब दूसरा इसको हटा देगा पटना कांड के बाद, क्योंकि मीर कासिम समझदार व्यक्ति हैं और इनको समझ में आ गया है। तो ये सब पर अधिकार कर रहे हैं, अपना सेना तैयार कर रहे हैं, उसके बाद भारतीयों का टैक्स फ्री कर रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेज से टैक्स मांग रहे हैं, इनको समझ में आ गया है। तो अगला अंग्रेज सोचते हैं ये तो बहुत बेकार है हमारे लिए, इसलिए वापस से मीर जाफर को बना देते हैं क्या, शासक। ठीक है, तो ये चले जाते हैं कहाँ, अवध के नवाब और मुगल शाह आलम द्वितीय के पास, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के पास। ठीक है, और ये खुद त्रिगुट सेना बनाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ के, अवध, मुगल और बंगाल, ये तीन क्षेत्र के राजा मिलकर त्रिगुट सेना तैयार करते हैं और 1764 के युद्ध के लिए तैयार करते हैं। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध, और इसमें भयंकर हार होता है। उसके बाद अगला साल 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद के संधि। और इलाहाबाद का संधि 12 अगस्त 16 अगस्त 4 दिन बाद। ठीक है, पहला में जो हो रहा है उसमें क्या है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र को का दीवानी अधिकार किसमें चला गया, अंग्रेज वहां से दीवान करेगा, तो वहां से टैक्स वसूली करेगा। उसके बाद जो है क्या है, इलाहाबाद के क्षेत्र किसको दे दिया जा रहा है, मुगलों को दे दिया जा रहा है। किससे छीन के, अवध से छीन के। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र रहता है, एक और है। ठीक है, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र। ठीक है, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र किसको दिया जा रहा है, अवध से छीन के मुगलों को दिया जा रहा है। ये बात फिर दूसरा जो इलाहाबाद का संधि हो रहा है उसमें वो बता रहा है कि पहले तो कड़ा और इलाहाबाद का संधि हम मुगलों को देंगे,
50 लाख रुपया तुम जो क्षतिपूर्ति हुआ सो दो, और उसके बाद हम तुम्हारे क्षेत्र अवध के क्षेत्र में हम मुक्त व्यापार करेंगे, ठीक है। और ये भरपाई करना पड़ता है। और इस तरीके से अंग्रेज का 1764 का युद्ध ऐसा युद्ध रहता है जो अपना पैर पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से जमा पाता है। और फिर आगे आप देखिएगा मैसूर का युद्ध, बाकी सब में हार रहा है ना। कर्नाटक युद्ध आप देखे, 3 कर्नाटक युद्ध, एलासाफा का संधि वाला, ठीक है, पुदुचेरी दूसरा वाला में, और तीसरा में कहाँ पेरिस की संधि। 3 गो, पहला में एलासाफा का संधि होता है। तो ये फ्रांसीसी में आप 3 गो संधि देख पाते, फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध 3 गो देख पाते हैं जो फ्रांसीसी के साथ हो रहा था। और कहाँ कहाँ हो रहा था, इंडिया में भी हो रहा था, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया के राजा फर्डिनेंड मारे जाते हैं, प्रथम युद्ध इसी का कारण बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा देख पाए कि क्या है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए। जो आगे और भी राज्य है, जैसे आप नए राज्यों का बात करेंगे तो बंगाल था जिसमें देख लिए अवध था और मुगल थे, मैसूर थे, सिख मराठा है, बच्चा मेरा मराठा है, उसके बाद मैसूर। तो देखिए यहाँ बंगाल वाला क्षेत्र के वजह से अवध वाला गया, अभी भयंकर हार देख लिए। उसके बाद मुगल भी गए, ये तीनों 1764 का युद्ध खत्म। उसके बाद मराठा का बात करेंगे तो उधर से अहमद शाह अब्दाली 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में गए, इनका काम तमाम है। अब बच गया कौन, मैसूर और सिख, 2 आदमी बचे हुए हैं, मैसूर और सिख। तो अब मैसूर का युद्ध देखिएगा अगला, ठीक है, कि मैसूर का युद्ध में क्या होता है। यहीं पे रहते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंग्रेज को बोलते हैं। बोलो भाई क्या काम है। हाँ।